नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद जीएनटी में, जो कि आपका अपना चैनल है। दोस्तों, आज हम 5 जनवरी 2022 के पेपर का डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको शायद मेरी आवाज़ थोड़ी नासाज लगेगी। तबीयत ठीक ना होने की वजह से वीडियो बनाने में भी काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, शिराओं के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। शिराएं CO2 समृद्ध रुधिर को कोशिकाओं के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है। यानी कि क्या होती है, जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जो CO2 होता है। ये ऑप्शन ठीक है। शिराओं की भित्तियां मोटी होती है, तो आर्टरी और वेन्स। आर्टरी की जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है, वेन्स की रेडियस कम होती है, तो ये ऑप्शन रोग हो गया। सी, शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रुधिर को केवल हृदय की ओर लेके जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया 4। रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को शिराएं कहते हैं। शिराओं के सभी हिस्सों को CO2 युक्त रक्त वापस हृदय तक लेके जाता है। कथन ए सही है। शिराओं में पतली भित्तियां होती है, जबकि धमनियां मोटी लोचदार भित्तियां होती है। बी रोंग है, यानी कि जो धमनियां होती है वो मोटी होती है, उनकी जो रेडियस होती है, और जो वेन्स होती है उनकी रेडियस पतली होती है। शिराओं में वाल्व होते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि केवल हृदय की ओर ही बहता है। कथन सी भी सही है। शिराओं में एक तरफा वोल्व रक्त को पीछे की ओर बहने से रोकता है और रक्त को हृदय की ओर जाने के लिए मजबूर करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2, सही कथन चुनिए। जिंक एल्यूमिनियम से अधिक सक्रिय है। तो जो जिंक की क्रियाशीलता होती है वो एल्यूमिनियम से कम होती है, तो ये ऑप्शन रोग हो गया। कॉपर सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर देते हैं। कॉपर आयरन को विस्थापित करता है, ये ऑप्शन भी रोग है, क्योंकि आयरन की जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। आयरन सल्फेट कॉपर सल्फेट को विस्थापित करता है, ये सही है। कॉपर सल्फेट की क्रिया आयरन से कराते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी टेबल याद करनी पड़ेगी, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और ये क्वेश्चन कंटिन्यूस 5 से 6 शिफ्ट हम कर चुके हैं और उसमें ये लगातार आ रहा है, तो इसको टेबल को थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। और हर PDF में मैंने ये टेबल भी ऐड की है। क्वेश्चन नंबर 3, सौर परिवार में 8 ग्रहों में 6 ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, अन्य 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। तो शुक्र और यूरेनस, यानी कि वीनस और यूरेनस, वीनस और यूरेनस से करके इसको याद कर सकते हैं हम। इसमें डायग्राम है ये। एस्ट्रॉइड जो बेल्ट होती है मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, ये मैटर, और ये कोमेट। कोमेट होते हैं धूमकेतु जिसे बोला जाता है, 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी व्यक्ति की लार में लार अमाइलेज की हीनता है, उस व्यक्ति की मुख गुहा में बाधित होने वाली प्रक्रिया कौन सी होगी? तो जो लार हमारे जो मुंह से पाचन होता है वो स्टार्च शर्कराओं में परिवर्तित होना, ये क्रिया को बाधित करेगा। वसाओं का वसाअम्लों में चेंज होना, वसा हमारे जो फैटी एसिड होते हैं वो लिवर उसको डाइजेस्ट करता है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। प्रोटीन का एमिनो अम्ल में परिवर्तन, तो ये भी वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। विटामिन का अवशोषण, ये भी हमारे जो इंटेस्टाइन आते होती है वो करती है। तो स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन, ऑप्शन सी राइट आंसर। मानव लार में एक पाचक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज या पाइलिन कहा जाता है, जो भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज शर्करा में पचाता है। तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। चूंकि भोजन मुंह में थोड़े समय के लिए रहता है, भोजन का पाचन मुंह में अधूरा रहता है। इस प्रकार यदि लार में मनुष्य में लार अमाइलेज की कमी होती है तो स्टार्च को शर्करा में बदलने की प्रक्रिया मौखिक गुहा से बाधित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के प्रकीर्णन की विधि देखी जा सकती है। जब प्रकाश साबुन के बुलबुलों से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित होता है, सीढ़ी की सतह पर पड़ता है, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। वर्षा की बूंदों से गुजरता है तो भी स्पेक्ट्रम बना लेता है, और चमकते कांच पर फोकस केंद्रित होता है तो भी स्पेक्ट्रम। तो इसका आंसर होगा ACO2। इंद्रधनुष वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद जल की छोटी बूंद वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है।
प्रत्येक जल की बूंद एक छोटे प्रिज्म के रूप में कार्य करती है। वे सूर्य के प्रकाश की घटना को अपवर्तित कर तितर बितर कर यानी कि प्रकाश को फैला देती है। इसे आंतरिक रूप से परावर्तित करती है। अंत में वर्षा की बूंद से बाहर जाने पर फिर से अपवर्तित करती है। प्रकाश के प्रकीर्णन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न रंग प्रेक्षक की आंख तक पहुंचते हैं। साबुन के रंग बुलबुले प्रकाश के परिक्षेपण के कारण उत्पन्न होते हैं। साबुन का बुलबुला एक प्रिज्म के रूप में कार्य करता है और आंतरिक रूप में परिवर्तित होता है। अंत में बुलबुले सफेद प्रकाश पड़ने पर फिर से अपवर्तित हो जाता है। अब सीढ़ी का देख लीजिए। सीढ़ी सर्पिल मार्ग के रूप में व्यवस्थित गड्ढों से बनी होती है। जब सीढ़ी के गड्ढों पर सफेद प्रकाश पड़ता है तो गड्ढा प्रकाश के सभी दिशाओं में विवर्तित करता है और विवर्तन झंझरी रूप में कार्य करता है। यानी कि सीढ़ी में विवर्तन होता है, ना कि प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 6, सही कथन चुनिए। स्थैतिक घर्षण सर्पिल घर्षण से कम होता है। लोटनिक घर्षण सर्पिल घर्षण से अधिक होता है। स्टैटिक घर्षण सर्पिल घर्षण से कम परंतु लोटनिक से अधिक होता है। तो स्टैटिक घर्षण कम होता है सर्पिल घर्षण से, तो ये ऑप्शन रोग हो गया, क्योंकि जो स्पाइरल में घूमेगी तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा, तो ये उल्टा है। सर्पिल घर्षण लोटनिक से अधिक होता है परंतु स्टैटिक से कम होता है। अब इसकी आपको स्टैटिक घर्षण सर्पिल घर्षण लोटनिक घर्षण, जो स्टैटिक होता है लीनियर मोशन में अगर कोई भी चीज सीधी होगी तो वो जो फ्रिक्शन ज्यादा करेगी। सर्पी थोड़ा सा स्पाइरल वे में चलना और लोटनिक लुढ़क लुढ़क के चलना, जो जितना लुढ़केगी उतना घर्षण कम होगा। स्टैटिक घर्षण ठोस सतह वस्तुओं को अपनी सतह पर स्थिर रखना चाहती है, इस घटना को स्टैटिक घर्षण कहा जाता है। वस्तु को उसी सतह पर स्थिर रखने के लिए बल को स्टैटिक घर्षण बल कहते हैं। गतिज ठोस को अपनी सतह पर किसी गतिमान वस्तु की गति का विरोध करने की प्रवृत्ति है, इसे सर्पिल घर्षण के रूप में जाना जाता है। लोटनिक पिंडों पर तब कार्य करता है जब वह लुढ़क रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परावर्तन करना चाहता है तो किस एक वृद्धि करनी चाहिए? तो जो हमारी साउंड की इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड के वर्ग स्क्वायर के, तो आयाम में वृद्धि करेंगे तो ही वह ध्वनि में वृद्धि होगी। आयाम एक माध्यम के कणों के संपीड़न या विरल का माप होती है जिसे माध्यम में ध्वनि गमन करती है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तेज होगी। और आयाम प्रबल इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के वर्ग के स्क्वायर के बराबर। फ्रीक्वेंसी ध्वनि आवृत्ति से तात्पर्य ध्वनि के कंपन दर से, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/n होती है। F = 1/n। एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको हर्ट्ज में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से जंतु कोशिकाओं के 4 संघटक है? यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और राजधानी जंतु कोशिका में आती है। हरितलवक पादप में आ जाता है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब सी भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें हरितलवक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह सभी कोशिकाओं में पाई जाने वाली झिल्ली है जो कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिकाएं लिपिड प्रोटीन से बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है। कोशिका झिल्ली पशु कोशिकाओं और पौधों की कोशिकाओं दोनों में मौजूद होती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल जिसे बोला जाता है, कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली को घेरता है, यांत्रिक और परासन तनाव से सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका द्रव्य कोशिका की आंतरिक संरचना में सहायता करता है, कोशिका के आकार को बनाए रखता है। केंद्रक कोशिकाओं की वृद्धि चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित और विनियमित करता है। तो इसको पीडीएफ में आप पूरी थ्योरी को पढ़ना, डिटेल में दिया गया है, ये आपको एनसीईआरटी से ली गई है जिससे कि आपकी थ्योरी भी साथ में कवर हो जाए। ओजोन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से बनती है, ये ऑप्शन राइट है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ये भी ठीक है। ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न नहीं है, ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न यानी कि ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ओजोन का ऑक्सीजन में अपकर्षित होना रासायनिक अभिक्रिया नहीं। ओजोन ऑक्सीजन से बनकर ही ओजोन बनाती है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
ओजोन एक गैस है, प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में यह सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। सूर्य की मध्यम आवृत्ति पराबैंगनी प्रकाश 90 to 99% को अवशोषित करती है। पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन को मुक्त ऑक्सीजन परमाणु में विभाजित करता है और पराबैंगनी किरण उच्च ऊर्जा के कारण वायुमंडल में उच्च स्तर पर नवजात ऑक्सीजन भी कहा जाता है। यानी कि जब यूवी रेज ऑक्सीजन पर पड़ती है ना, तो वो उसको सिंगल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 10, जैव विविधता के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। जैव सघन वनों के से अधिकतम होती है। इस ये ऑप्शन राइट है। दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले केवल प्राणी जात के विभिन्न प्रजातियों का उल्लेख करती है, यानी ओनली प्राणी जात। तो जो बायोडायवर्सिटी होती है उसमें प्लांट और एनिमल दोनों पाए जाते हैं। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। किसी एक विशेष प्रजातियों की विशेष व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है बायोडायवर्सिटी, ये भी रॉन्ग है। यह उपस्थित जीव, पादप जगत और प्राणी जात का उल्लेख करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा 3 पेट्रो रसायन गैस से प्राप्त होने वाले उत्पाद के समूह को निरूपित करता है? तो पेट्रो रसायन होते क्या हैं? जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होते हैं। अपमार्जक, डिटर्जेंट, स्नेहक तेल और कोलतार। रेयन होगा नहीं क्योंकि एक फाइबर है। बिटुमन भी नहीं होगा। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो पेट्रो रसायन है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पेट्रो रसायन या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के शोधन और परिष्करण द्वारा पदार्थ या रसायन है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, कीटनाशक, रबर, डिटर्जेंट। रासायनिक संरचना के आधार पर पेट्रो रसायन को वर्गित ओलिफिन्स, खुशबूदार, सिंथेटिक गैस। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम उत्पाद पेट्रो रसायन नहीं है। रेयन एक सेल्यूलोजिक तंतु है, पेट्रो रसायन नहीं है। पॉलिएस्टर, बिटुमन एक पेट्रोलियम उत्पाद है, इसलिए डिटर्जेंट, स्नेहक, कोलतार पेट्रो रसायन है। क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपके पास कोई ईंट है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है, यदि आप इसे मेज पर इस तरह रखें कि विभिन्न फलक मेज के पृष्ठ को स्पर्श करें, तो ईंट समतल पृष्ठ पर आरोपित करेगी तो क्या होगा? जो अलग अलग ईंटों का जो दाब अलग होगा। जैसे कोई ईंट हमने सरफेस पर ऐसे रखी, किसी को ऐसे रखा और किसी को इस टाइप से रखा, तो जिसका प्रेशर कैसे लगता है? F/A। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो समान प्रणोद, परंतु जो दाब होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि एरिया चेंज हो जाएगा ना। अगर उसको सीधा रखेंगे तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और उसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तालिका से उस समूह को चुनिए जिसमें किसी पुष्प के पुंकेसर और स्त्रीकेसर के सही भाग दिए गए हैं। तो परागकोश, तंतु, अंडाशय, बाह्यदल, वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पुंकेसर होता है फूल का नर प्रजनन। इसमें 2 होते हैं, तो पोलिन ग्रेन होते हैं परागकोश, और तंतु स्टेमिन। स्त्रीकेसर में होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ओवरी जिसे अंडाशय बोला जाता है। स्त्रीकेसर में चिपचिपी घुंडी पराग अंकुरित होते हैं। वर्तिका एक लंबी नली होती है। वर्तिका स्त्रीकेसर वर्तिका से जुड़ा होता है। वर्तिका अंडाशय की ओर ले जाती है जिसमें अंडाणु नामक मादा अणु होते हैं, और यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए मेल्स में हो गया स्टेमन में एंथर और फिलामेंट, और फीमेल में हो गया पीटल, ओवरी, ओव्यूल, स्पिल। क्वेश्चन नंबर 14, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोलिक अम्ल से अमाशय की आंशिक स्तर को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? इसको बोला जाता है श्लेष्मा, जिसे म्यूकस कहते हैं। ये क्या होता है कि हमारी जो छोटी आंत है ना, उनकी दीवारों पे चारों तरफ होता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। गैस्ट्रिक रस 3 प्रकार के होते हैं, एससीएल, पेप्सिन, श्लेष्मा। श्लेष्मा जैल अवरोध अमाशय की भित्तियों की उपकल कोशिकाओं और ग्रंथियों की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। श्लेष्मा पेट की अंत्य परत को हाइड्रोलिक अम्ल से बचाता है। यह भोजन के माध्यम से क्षार से अम्लीय में परिवर्तित करता है। पेप्सिन को भी अपना काम करने में सक्षम बनाता है। पेप्सिन अमाशय में प्रोटीन के पाचन के अपघटन में मदद करती है। मानव के पाचन तंत्र में आहार नाल संबंधित पाचन ग्रंथियां होती है।
सहायक पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय शामिल है। लार में एक स्टार्च पाचक एंजाइम है जिसे लार एमाइलेज कहा जाता है। एमाइलेज होता है स्टार्च का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों को उखाड़ने के पश्चात जड़ों और पत्तियों के प्रेक्षण करके अपने प्रेक्षण को इस प्रकार नोट करेगा। तो जो पौधे को हम उखाड़ते हैं तो जो रूट होती है वो दो टाइप से होती है, एक तो टैप रूट होती है और एक फाइबर रूट होती है। टैप रूट होती है जिसमें इस टाइप से रेशियो होते हैं, फाइबर रूट होती है जिसमें सिंगल में रेशियो होते हैं। तो इस टाइप से देखिए, जो टैप रूट होती है वो तो डाइकोट होती है और फाइबर रूट होती है वो मोनोकोट होती है। डायग्राम से आपके माइंड में अच्छे से चीजें क्लिक करेंगी। जड़ें, मूसला जड़ें, रेशेदार जड़ें। मूसला जड़ें टैप रूट और रेशेदार जड़ें फाइबर रूट। रेशेदार जड़ें पार्श्व जड़ होती है जिसे प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक आदि प्राथमिक जड़ें उनकी शाखाएं रेशेदार जड़ों को बनाती हैं। जो द्विबीजपत्री होते हैं, उदाहरण के लिए सरसों। रेशेदार होते हैं गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 16, सही कथन चुनिए। सोडियम और फास्फोरस दोनों को कैरोसिन में रखते हैं, ये ऑप्शन रॉन्ग है। सोडियम को कैरोसिन में, फास्फोरस को जल में रखा जाता है। सोडियम और फास्फोरस को जल में संग्रहित किया जाता है, ये भी गलत है। सोडियम को कैरोसिन में, फास्फोरस को जल में रखते हैं, ये सही है, क्योंकि फास्फोरस को अगर खुला छोड़ देंगे तो वो आग पकड़ लेगा। फास्फोरस भी दो होते हैं, तो रेड फास्फोरस, एक व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस होता है जो माचिस की तीलियों में यूज होता है। व्हाइट होता है इसको वाटर में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको खुला छोड़ने पे ये आग पकड़ लेता है। सोडियम पोटेशियम जैसी धातु अभिक्रियाशील धातु है, ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्रिया करती है और आग पकड़ लेती है। ठंडे जल में उनकी अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है कि अगर सोडियम को जल में डालते हैं तो वो ऊष्मा रिलीज करती है। कैरोसिन वायु में ऑक्सीजन के साथ धातु की अभिक्रिया कम करने में मदद करता है, इसलिए फास्फोरस को कैरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को कैरोसिन में रखा जाता है, फास्फोरस को जल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्द्र नमी वायु में लंबे समय तक रखे जाने पर कॉपर के बर्तनों के बाहरी पृष्ठ पर फीकी हरी परत बन जाती है। यह पदार्थ होता है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। चूंकि कॉपर सक्रिय श्रेणी में कम है, इसलिए कॉपर की धातु क्षरण बहुत धीमा होता है। जब एक कॉपर की वस्तु काफी समय तक नम वायु में रहती है तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और वायु के जल के साथ धीरे अभिक्रिया करता है, जिससे वस्तु की सतह पर मूल कार्बोनेट की हरी परत बन जाती है। मूल कार्बोनेट की वह परत कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। जंग लगे कॉपर के बर्तनों को तनु अम्ल के घोल से साफ किया जाता है, फिर घोल कॉपर के बर्तनों को चमकदार और भूरे रंग का बना देता है। क्वेश्चन नंबर 18, मृदा पोषक समृद्धि पुनर्पूर्ति करने के लिए क्रियान्वित किए जाने वाले क्रियाकलाप है। तो मृदा को जो होता है फर्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले तो फसलों को बदल बदल कर लगाना चाहिए, उसमें खाद डालना चाहिए, फर्टिलाइजर, उर्वरक डालनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फसल चक्रण, भूखंड और भूमि क्षेत्र में वैकल्पिक रूप में फसलों को लगाने की प्रथा कीट, मिट्टी के और खरपतवार की समस्याओं को रोकने में उपयोगी है। अगर बदल बदल कर फसलें लगाएंगे ना, खरपतवार को कम करेगी, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखेगी। तो फसल चक्रण 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में किया जा सकता है। जुताई से क्या होता है कि मिट्टी की पपड़ी को तोड़ देती है, जिससे कि होता है खरपतवार को कंट्रोल करने में हेल्प होती है। सिंचाई, बाढ़ सिंचाई, बेसिन सिंचाई, कुंड सिंचाई, छिड़काव सिंचाई। खाद डालने पे तो हरी खाद, एक होती कंपोस्ट खाद। उर्वरक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो जो फर्टिलाइजर होते हैं वो एनपीके से याद करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये बन जाएगा। एडिशनल पॉइंट इसको पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा 4 रबी की फसलों का समूह है? रबी की फसलें कौन कौन सी? चना, सरसों, मटर और गेहूं। रबी की फसलें वो होती है जो गर्मियों में खाई जाती है। चना गर्मियों में काटते हैं, सरसों को भी गर्मियों में काटते हैं, मटर और गेहूं को भी मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इस तरह से उसको याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20,
अब इसमें क्या बोल रहे हैं, कोई कार अपनी पहली यात्रा को V1 चाल से शेष आदि को V2 चाल से तय करती है, तो आधी यात्रा D/2 V1 इंटू टी टाइम T1 हो गया। दूसरी आधी यात्रा को V2 इंटू 2, तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस T1 प्लस T2। इसको करेंगे तो ये पहले तो यहाँ से T1 निकालेंगे, तो D/2V1 और D/2V2, इसको ऐड करेंगे। इसके बाद क्या निकल के आएगा हमारे पास, 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस में V2, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये था आपका आज का वीडियो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये 2022 की ऑलमोस्ट शिफ्ट कवर है, 2 ही इसकी बची है, तो इसके कुछ एक पेपर मुझे मिला, अगर किसी के पास हो तो मुझे सेंड कर सकते हो। उसके बाद NCERT की बुक से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपकी थ्योरी भी साइंस के साथ साथ कवर हो जाए।